Good morning, students. We have already studied about the galvanic cell in our previous lecture in detail, and now in today's lecture we will study about the next type of cell, that is electrolytic cell. हमने चैप्टर के शुरू में ही बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है. अगर आप यहाँ नाम से देखो, इलेक्ट्रो प्लस लिटिक, लिटिक मीन्स यहाँ पे होता है लिसिस, ब्रेक डाउन. इलेक्ट्रो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स when we have any solution, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है एंड उस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, देन इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एंड दैट वेसल विच इज यूज्ड और apparatus which is used for that process is called as electrolytic cell. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस सेल में या जिस apparatus को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और यहाँ पे हो क्या है, दैट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आर स्टार्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. यानी अगर जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उस केस में तो क्या होता है, हमारे गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यहाँ पे क्या है, रिवर्स, कि नॉन स्पॉन्टेनियस अगर केमिकल रिएक्शंस हैं, टू ब्रिंग दोज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट और टू कैरिड आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स हो गया process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either the aqueous solution or molten state of the electrolyte. मीन्स डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का. कब होगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. लेकिन हम अगर सॉलिड फॉर्म में, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है तो उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो वो हमें मॉल्टन फॉर्म में चाहिए या फिर हमें उसका सॉल्यूशन फॉर्म में वो चाहिए होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही ले लेते हैं. In this also we need two electrodes. One is called cathode and another is called anode. And here, because we require the electric current, so we have to add or connect a source of electric energy, that is we can use here the battery or cell. यानी हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कोई बैटरी या फिर सेल. सपोज हमने यहाँ पे बैटरी यूज किया, देन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द कैथोड. एंड हियर वी हैव द सॉल्यूशन. इसको हम ये हमारा सॉल्यूशन ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट. एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. इसको हम क्या कह सकते हैं,
electrolytic tank, then anode, cathode, and here is a battery or we can say cell. तो ये हमारी क्या होगी, डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट हो गई, मे बी इन द मोल्टन फॉर्म और इन द सॉल्यूशन फॉर्म. अब इसमें अगर हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे यूज करें मोल्टन NaCl ले लिया इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऑलरेडी जैसा हमने गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ा, एक चीज कॉमन ही रहेगी अगर हम देखें फिर से भी, कि रिडक्शन occurs at cathode and oxidation occurs at anode. ये गैल्वेनिक सेल में भी यही स्टेटमेंट हम यूज करते थे और यहाँ पे भी यही होगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा. दैट एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, and cathode is connected to the negative terminal of the battery, that's why it is called as negative electrode. जबकि जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा वहां पे उल्टा था, आपने देखा था कि एनोड जो थी वो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. लेकिन प्रोसेस यहाँ पे भी सेम ही होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन. हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम देखें कि हमारी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टन NaCl है, तो आपको पता है व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सॉल्यूशन, then this NaCl will dissociate into Na plus and Cl minus. तो ये जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. You all know or very much familiar with the terms cation and anion. Cations आप जानते हैं, cations क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और एनायंस क्या होता है आपके, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. केटायन विल मूव ऑलवेज टुवर्ड्स द कैथोड. नाम से ही आपको याद रहेगा, केटायंस किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ. एनायंस किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ. वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एनायंस बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव आयंस किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. तो अगर हम यहाँ पे देखें NaCl है तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस. देन व्हाट विल हैपन, ये जब फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद देन Na प्लस. तो अगर हम देखें कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, मीन्स दिस सोडियम आयन विल, अगर यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस है, then this sodium ion will move towards the cathode, and because it is this electrode is rich in electrons, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है बैटरी की, इसका मतलब that electrode is rich in electrons, sodium will gain one electron and undergo reduction and get deposited on the electrode as sodium metal. And on एनोड पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन. मीन्स दिस क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, एंड एज you can see here already negative charge means it has excess of electron, it will lose its one electron and first it will form Cl free radical, and then that will combine with to form Cl2, because we all know that chlorine atom does not remain as it is in the form of chlorine atom, so it will combine with another chlorine atom and so it will form chlorine atom, but this reaction is not it will undergo further, that it will combine with another chlorine atom and form the Cl2. यानी यहाँ पे आपका एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, Cl2, यानी क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड. तो इसमें हमने देखा कि व्हेन वी हैव एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन मोल्टन NaCl, तो आपने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यानी कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा और एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट
होगी। यानी बाकी भी अगर कोई हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं उनमें सेम वे में जो है कैथोड और एनोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक और एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, दैट इज फॉर प्यूरिफिकेशन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इम्प्योर मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल्स बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। जैसे कॉपर का, इम्प्योर कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर कॉपर बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। उसमें हम यहाँ पे सपोज यहाँ तो हमने क्या यूज किए, सपोज दीज आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यानी दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर सकते हैं। एक हो गई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बट देयर मे बी द इलेक्ट्रोड्स लाइक कॉपर, जिंक और सिल्वर विच ऑल्सो टेक पार्ट इन द रिएक्शन। Otherwise, electrode will play the role for the passage of electrons, maybe as a sink or maybe as a source. मतलब वहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जैसा कि हमने इस केस में देखा। अदरवाइज अगर हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं है, देन दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। सपोज से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का। अगर हमारे पास एक हमने लिया ये, देन दिस बोथ आर कॉपर रॉड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एनोड, ये कैथोड। देन वी नीड एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट जो है आपका वो डिसोसिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ आयंस एंड सल्फेट आयंस। यानी हमारे पास सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस है और कॉपर ions है। So these copper ions will move towards the cathode. ये copper ions कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे, और ऑब्वियस सी बात है these are cations, these will move towards the cathode and undergo reduction. They will gain 2 electrons and get deposited on the cathode. तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लें आपकी कैथोड पे, तो these two copper ions will gain 2 electrons and undergo reduction and form copper and get deposited here as copper. Then यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, दिस कॉपर रॉड विल, the copper atoms present in this copper rod will lose 2 electrons on the rod and comes in the solution in the form of Cu2+। यानी जो कॉपर मेटल एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास एनोड में, दे विल लूज 2 electrons and form copper ions and come into the solution। मतलब यहाँ से कॉपर आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं और एनोड से कॉपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस एंड विल कम इनटू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होती है ये हमारी होती है इम्प्योर कॉपर रॉड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर कॉपर, और ये जो हम लेते हैं ये होती है हमारा प्योर कॉपर रॉड। तो इसमें किस तरीके से रिफाइनिंग के लिए यूज हो रहा है, जो इम्प्योर कॉपर रॉड है, मतलब इस कॉपर को हमें प्योर करना है, देन वी कैन यूज हियर इम्प्योर कॉपर रॉड एज अ एनोड एंड प्योर कॉपर रॉड एज अ कैथोड। ये थिन होती है, ये थिक होती है, बट एज द प्रोसेस विल गो देन दिस बिकम्स थिन एंड यहाँ से सॉल्यूशन में आएंगे कॉपर आयंस एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और धीरे धीरे जो हमारा होता है इसमें जो है एनोड थिन होती जाएगी और कैथोड थिक होती जाती है, एंड देन वी कैन कलेक्ट द प्योर कॉपर फ्रॉम दिस कैथोड। Then this is just about the electrolysis, how the process of electrolysis occurs in the electrolytic cell. बट यहाँ पे अगर जैसे हमने देखा कि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है या क्लोरीन गैस जो है लिबरेट हो रही है, या इस केस में भी जो कॉपर है प्योर कॉपर वो डिपॉजिट होता जा रहा है, बट कितना अमाउंट, कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस दैट वाज स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट माइकल फेराडे इन 1833।
एंड ही पुट फॉरवर्ड, मतलब उन्होंने इन चीजों को डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने हमें दो लॉ दिए विच आर कॉल्ड एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. So now we will discuss the first law of electrolysis. So what, according to this first law of electrolysis, it states that if the amount of the substance, suppose यानी अगर हमारे पास सेम जैसा भी हमने लिया था पहले कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसमें इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम, तो उसका अमाउंट कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो हम सेल से या बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा. तो सपोज अगर हम मान लें दैट W इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अगर हमने मान लिया सपोज कॉपर कि W अमाउंट जो है वो कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड में टोटल चार्ज, सपोज Q इज द टोटल चार्ज, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन. यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसमें हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि अमाउंट सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड. तो अगर इसको हम देखें, आपको पता है Q इज इक्वल टू I इंटू T, मीन्स करंट इंटू टाइम. तो यहाँ पे आप इसको और मॉडिफाई करके हम ये भी लिख सकते हैं दैट W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T. अब आपको ये बताइए कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है देन हम उसको प्रोपोर्शनल टू किसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट. तो अगर हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू ZIT, और इसको हम क्या कह सकते हैं ZQ. मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू ZIT और ZQ. इसमें आपका दैट Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इस Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. बाकी टर्म्स आपको पता है दैट W क्या हमारा अमाउंट और वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड. Q क्या है आपका टोटल चार्ज कह सकते हो या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज Q. I क्या है करंट एंड T इज द टाइम. तो अगर यहां से हम देखें, ऑलरेडी आपने पढ़ा है दैट वन इलेक्ट्रॉन कैरीज हाउ मच चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स. 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज, कितना चार्ज हो जाएगा, अगर एक का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उनका चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कूलम. और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आपकी आती है 96487 कूलम, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले लेते हैं 96500 कूलम. एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराडे. मतलब इसको हम और क्या बोलते हैं 1 फैराडे. यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज
हाउ मच चार्ज 96500 कूलम और 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या हो गया, इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। सपोज उससे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हम Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास अगर हम यहाँ पे मान लें सपोज कि इफ जो हमारा Q है वो 1 कूलम हो जाए, यानी 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, देन Z विल बी इक्वल टू W। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज the amount or weight of the substance deposited at an electrode when 1 coulomb electricity is passed through it। आप Z को कैसे डिफाइन कर सकते हो, that it is the amount of the substance deposited at an electrode, यानी यही डेफिनेशन से मिल गया। W क्या है, amount of substance deposited at an electrode, लेकिन यहाँ पे हमारा amount of electricity हमने फिक्स कर दिया, that is 1 coulomb। So electrochemical equivalent is defined as it is the amount or weight of the substance deposited at an electrode when 1 coulomb electricity is passed through it। अब एक सिंपली हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज करते हैं। सपोज एक एग्जांपल हम ले लें कि हमारे पास सिल्वर आयंस है, मतलब सॉल्यूशन जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक उसमें सिल्वर आयंस है, तो अगर इसका रिडक्शन होगा देन इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिटेड एज सिल्वर ऑन द इलेक्ट्रोड। सिल्वर आयंस अगर आपके पास है तो क्या बन रहा है, सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे जाके। अगर इसका रिडक्शन होता है तो आप यहाँ देख रहे हो कि सिल्वर कितना बन रहा है, 1 मोल। कब, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 मोल। ये मीन्स आप ये कह सकते हैं यहाँ पे फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल of silver atoms we require 1 mole of charge। 1 mole of charge हम मतलब 1 फैराडे, यानी आप ये कह सकते हो यहाँ पे for depositing 1 mole, और 1 मोल में कितना सिल्वर होता है, जितना उसका एटॉमिक मास है। अगर हम मास की टर्म्स में कहें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 108 ग्राम of for depositing 1 mole or 108 gram of silver require 1 Faraday or 1 mole of electrons, 1 Faraday charge। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 Faraday चार्ज अगर होगा देन 1 mole of silver atom will be deposited at the electrode, or we can say कि 108 gram of silver will be deposited at the electrode when we pass 1 Faraday electricity। इसको एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया था, सेकंड और लेते हैं हम। सपोज अगर हमारे पास 2 मोल्स है, सपोज हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपको पता है Mg2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम एटम। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो दैट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, या कितना एटॉमिक मास कितना होता है हमारा मैग्नीशियम का, 24। हम कह सकते हैं 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 2 मोल्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें कितनी चाहिए होगी, 2F के बराबर। तो सेम यहाँ पे आ गया कि फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम्स ऑन एन इलेक्ट्रोड वी रिक्वायर 2F और 2 फैराडे। और आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हो, यानी 2 इंटू 96500 कूलम। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो 2F भी है, और 2F को अगर हम कैलकुलेट करें तो F की वैल्यू रख सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी नीडेड टू डिपॉजिट 1 मोल और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सेम वे में हम बाकी एटम्स के साथ भी इस तरीके से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन का भी कर सकते हैं, रिडक्शन का भी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी
रिक्वायर होगी या इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, वो दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. विल टेक मोर एग्जांपल्स. So here are two questions. We will discuss one by one. How much electricity is required? यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी. In column for the oxidation of 1 mole of FeO to Fe2O3. यानी हम FeO का ऑक्सीडेशन जब कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Fe2O3. तो सिंपली अगर हम रिएक्शन लिखे, मतलब रिएक्शन अगर आपको कंप्लीटली याद नहीं भी है तो आप, यानी FeO से हमें क्या बनाना है, Fe2O3. अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे मींस यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, पर आपको इक्वेशन कैसी चाहिए, यहाँ पे बैलेंस. तो बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 है आयरन के एटम्स, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2. ऑक्सीजन को अगर वहां पर बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाफ. अब ये आपकी बैलेंस हो गई. अगर इसको नहीं भी बैलेंस करते तो आप डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन का 1 एटम था और यहाँ पे कितने हैं, 2. तो यानी हमें जो टोटल चार्ज जब हम कंसिडर करेंगे तो वो दिमाग में रखना है. अब आप निकालो यहाँ और यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है. तो अगर इसमें देखोगे तो आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और इसमें कितनी है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3. यानी अगर FeO से आपका Fe2O3 बन रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन. Fe2+ से कितना बन रहा है, Fe3+. दैट इज फॉर 1 एटम. अगर एक आयरन का एटम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो आपके यूज हो रहे हैं. हमारे पास कितने हैं आयरन के, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यानी +1 एक एटम के लिए और फिर +1 एक और, मतलब आपका टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, जो कि हमारे यूज हो रहे होंगे. तो इफ देयर आर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ for the formation of 1 mole of Fe2O3, 1 mole of FeO या iron requires 1 mole of electron. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स. तो हमारे पास 2 मोल्स के लिए हमें कितना चाहिए होगा, अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ FeO है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या हम इसको कह सकते हैं चार्ज हमें कितना चाहिए, 2 फैराडे. तो 1 मोल के लिए 1 हो गया और 2 के लिए 2 हो जाएगा. तो सिंपली अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में किसका पूछा है, सिर्फ 1 मोल का, तो आपका आंसर यहीं से आ जाता कि 1 मोल ऑफ जो है आपका FeO, इट रिक्वायर्स, आयरन ऑक्साइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे चार्ज. और हमें पता है कि 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, 96500 कूलम. तो ये आपका आंसर आ गया सिंपली. यानी आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या करेक्टली देखना है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने यूज होगी या कितना टोटल चार्ज यूज होगा, आपको ये देखना है कि उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं. अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं मतलब 1 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम. अगर 2 मोल्स यूज हो रहे हैं तो 2F हो जाएगा, 3 मोल्स हो रहे हैं तो 3F हो जाएगा, और आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. ये सिंपली हो गया कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी थी. अब इसी में चाहे ऑक्सीडेशन लिखा हो या रिडक्शन, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ऑक्सीडेशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लूज होंगे, और रिडक्शन में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे. पर आपको वही दोनों ही केसेस में मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करेक्टली फाइंड आउट करना है. अगर आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिया तो आप टोटल चार्ज जो है वो निकाल लोगे. अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट. हमारे पास सॉल्यूशन किसका है, निकल नाइट्रेट का. यानी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जिसको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है वो किसका है, निकल नाइट्रेट का. इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम मतलब जो इलेक्ट्रोड्स यूज हो रही है वो इनर्ट है, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर 20 मिनट्स.
इक्वेशन अभी हम बाद में कंप्लीट करते हैं। आपको करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर एंड टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स। इस पे हम वापस आएंगे। व्हाट मास ऑफ द निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अब आपको पता है, अगर हम इसको पूरा ना भी लिखें तो आपको पता है कि जब निकल नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइज होगा तो आपके पास क्या क्या आएगा Ni2+ और एनायन जो होगा आपका नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो Ni2+ हमें किसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि निकल की कितना डिपॉजिट होगा, तो यानी निकल जो है आपका, निकल जो इसमें फॉर्म करेगा कितने मोल्स करेगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता है निकल का चार्ज कितना होता है Ni2+, यानी व्हेन दिस निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड तो जो हमें मिलेगा वो क्या बनेगा Ni2+ आयंस, और इसका फिर फर्दर जब रिडक्शन होगा तो आपका क्या डिपॉजिट हो जाएगा निकल। यहाँ पे 1 एटम ही है तो यानी यहाँ पे सॉरी 1 मोल ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 1 मोल ऑफ निकल आयंस, और 1 मोल ऑफ निकल आयंस से 1 मोल ऑफ निकल। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर रिडक्शन करना है तो हमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ निकल। यहाँ पे फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल, अच्छा 1 मोल मतलब कितने ग्राम हो गया, क्योंकि हमें वहां पे निकल का मास निकालना है तो हम उसका एटॉमिक मास भी यहाँ पे साथ में लेते हुए चलते हैं, दैट इज 58.7 ग्राम। ठीक है, फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल मीन्स 58.7 ग्राम of nickel require कितना 2 फैराडे, और इसको आप कितना लिख सकते हो 2 × 96500 कूलम, या इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा ये मीन्स अगर हमारे पास 19300 कूलम चार्ज है देन दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट 58.7 ग्राम निकल। ठीक है, दिस विल डिपॉजिट 58 मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं, अगर इसमें हम 193,000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे देन इट विल डिपॉजिट 58.7 ग्राम ऑफ निकल। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने निकाला कि नॉर्मली अगर इतने कूलम पास करते हैं तो हमें इतना जो है अमाउंट ऑफ निकल मिलता है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाने, यानी ये जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा करंट कितना गिवन है 5 एम्पेयर और टाइम कितना गिवन है 20 मिनट्स, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जो 20 मिनट्स है, आप 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करते हुए आए हो कि हमें टाइम किस में चाहिए SI यूनिट में, दैट इज सेकंड्स में, क्योंकि बाकी सारे हमारे क्या है SI यूनिट्स। तो 20 × 60 तो आपका कितना आ गया टाइम 1200 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और टाइम को एज इट इज मिनट्स में ही लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जैसे ही आप वो कैलकुलेट करोगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। तो हमारे पास करंट आ गया, टाइम आ गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा करंट इंटू टाइम, दैट इज 5 × 1200। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया 6000 कूलम। यानी हमारे पास क्वेश्चन में कितना कूलम्स गिवन है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 6000 कूलम, जबकि हमने जो निकाला था वो हमारे पास क्या था ये वाला पार्ट, कि नॉर्मली अगर हम 1 मोल निकल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो कितना निकल डिपॉजिट होता है व्हेन वी पास द 2 फैराडे, उसके लिए कितना अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें हम 2 फैराडे तो हमें चार्ज जो अमाउंट मिलता है दैट इज 58.7। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना है 6000 कूलम।
तो आप कह सकते हो कि अगर 193,000 कूलम चार्ज है, डिपॉजिट्स 58.7 ग्राम निकल, then 6,000 coulomb charge is passed, then it deposits कितना हो जाएगा? सिंपली आप यूनिटरी मेथड करते आए हो, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, दैट इज 58.7 अपॉन 193,000 इंटू 6,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 1.829 ग्राम ऑफ निकल। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। एक बार फिर से देख लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है निकल नाइट्रेट, तो या तो बहुत अच्छा है अगर आप इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, बट अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन सपोज नहीं भी लिख पा रहे हैं कि पूरा इलेक्ट्रोलिसिस होके क्या होगा, लेकिन हमें इतना तो पता है कि निकल नाइट्रेट को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे देन निकल आयंस विल बी फॉर्म। तो निकल आयंस, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ निकल नाइट्रेट लिया है, तो कितना बनेगा? 1 मोल ऑफ निकल आयंस, और 1 मोल ऑफ निकल आयंस जब डिपॉजिट होंगे तो कितना बनेगा? 1 मोल ऑफ निकल एटम्स विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमें पता है कि 1 मोल एटम को डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 1। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए? 1 मोल। ठीक है, हो सकता है 2 मोल्स, जैसे यहाँ किसी और क्वेश्चन में हमने जैसे मैग्नीशियम में हमने देखा था कि मैग्नीशियम में 1 मोल मैग्नीशियम आयंस को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए सेम यहाँ पे भी कितने चाहिए? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करेक्ट करती हूँ मैं इसको कि यहाँ पे भी क्योंकि हमारा +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज होने की वजह से टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए हमें? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तब हमारा 1 मोल ऑफ निकल जो है वो डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि 1 मोल मतलब 58.7 ग्राम, यानी अगर इतना निकल हमें डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए हमें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी? 2F। 2F मीन्स 2 × 96500 कूलम। तो इतने निकल के लिए हमें इतना चार्ज चाहिए। क्वेश्चन में हमें फिर से चार्ज गिवन है, तो हमने निकाल लिया कि कितना चार्ज गिवन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितनी गिवन है। देन दिस मच चार्ज विल डिपॉजिट 58.7 ग्राम, देन 6,000 कूलम विल गिव 58.7 डिवाइडेड बाय दिस चार्ज इनटू 6,000। ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता था। सपोज अगर आपको ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना गिवन होके आपको ये अमाउंट गिवन होता, तब भी आप सिर्फ चीजें क्या हो जाती है? रिवर्स, कि 58.7 निकल जो है चार्ज को डिपॉजिट अमाउंट को डिपॉजिट होने के लिए इतना चार्ज चाहिए। तो सपोज आपको ये क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होता तो कितना चार्ज आ जाता? आपका आंसर 6,000 कूलम। मतलब ये आपस में या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए आएगा या फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अब हम आते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। जस्ट वी डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट दैट वाज क्वाइट लॉन्ग एंड आई थिंक कि आप उसको क्लियरली समझ के कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, और उसके बाद उसके बेस पे हमने 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। मोर क्वेश्चंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, solved examples are there, so you can try these questions and then we will go for the second law of electrolysis in our next lecture. Thank you.